क्या आप भी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप पेपर वन में कम स्कोर की वजह से हर बार चूक जाते हैं? तो आइए मेरे साथ जानिए वो ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज जो आपको ले जाएंगी मंजिल तक। नमस्कार, मैं हूं सूर्य प्रकाश और मैंने लगातार योग, टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट और सोशियोलॉजी में किया है नेट जेआरएफ, और वो भी तीनों बार फर्स्ट अटेम्प्ट में। और मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट्स ला सकते हैं। और आप पढ़ेंगे मेरे साथ पेपर वन की हर एक यूनिट डिटेल्स में, वो भी लाइव। और मुझे ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें। बाइनरी का क्वेश्चन करते हैं। विल स्टार्ट बाइनरी। तो बाइनरी को सीखने के लिए अब देखो, अपने जो नेट का एग्जाम है ना भाई, इसमें बाइनरी और डेसिमल दो ही चीजें फ्रीक्वेंटली पूछ रहा है। ऑक्टा और हेक्सा और बाकी को नहीं पूछ रहा है, ठीक है। ऑक्टल में भी नहीं पूछता, ज्यादातर ऑक्टल भी नहीं पूछ रहा है, हेक्सा डेसिमल भी नहीं पूछ रहा है। आपको सिर्फ क्या पूछ रहा है? बाइनरी पूछ रहा है और डेसिमल पूछ रहा है। तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आएगा और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन आएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को 30 सेकंड में कैसे करें, ठीक है। ध्यान से देखना। कंप्यूटर ना एक ही भाषा समझता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। कंप्यूटर जो है ना एक ही भाषा समझता है। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है ना वो मशीन लैंग्वेज, या जिसको मशीन लैंग्वेज बोल देते हैं। तो मशीन लैंग्वेज में वो क्या समझता है? सिर्फ 0 और 1 को समझता है। हर एक मैसेज को वो 0 और 1 समझता है और कुछ समझता ही नहीं। जैसे हमने ये लिखा आंसर कीज, वो आंसर कीज को भी ना ट्रांसलेट करके 0 1 1 0 0 1 1 ऐसे ऐसे कुछ बना लेगा अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, ठीक है। तो कंप्यूटर को सिर्फ क्या समझ में आता है? 0 और 1, ठीक है। आप ऐसे समझो, 0 का मतलब है स्विच ऑफ, स्विच ऑफ, और 1 का मतलब है स्विच ऑन, ठीक है। 0 का मतलब है स्विच ऑफ, 1 का मतलब है स्विच ऑन। अभी देखो कौन सा स्विच ऑन होता है, कौन सा ऑफ होता है, जल्दी से समझते हैं इस बात को। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है 1 1 0 0 1, ठीक है। ये दिया हुआ है बाइनरी में, ठीक है। आपने इसको बदलना है किसमें? डेसिमल में बदलना है। ये पूछा है आपसे कि बताओ भैया इसको डेसिमल में चेंज करो। सो हाउ यू विल चेंज? 1 भी ऑफ लिख दिया सर। अच्छा 1 भी ऑफ लिख दिया, ओहो कोई बात नहीं, समझदार हो वैसे तो स्केल थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं हम। ओके, तो चलिए भाई इसको मिटा देते हैं, ऑफ की जगह इसको ऑन कर देते हैं। चलिए ऑन, तो 1 होगा ऑन और 0 होगा ऑफ। तो अब देखो बाइनरी में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिखेंगे 1 2, कहाँ गए रे हमरो पेन? जे रहो, लिखना रहो है, टक टक टक। पेन को क्या हो गया, अटक गया? चलिए पेंसिल को थोड़ा सा इशू आ गया है, इसकी भी एनर्जी डाउन हो गई है। सर की तो पढ़ाते पढ़ाते हुई नहीं है, लेकिन पेंसिल डाउन हो गई है। तो 0 और 1 की बात समझेंगे, इसके बाद चलो 2-3 मिनट ये चार्ज हो जाए, तब तक हम चल पड़ेगा, 2 मिनट तो चलेगा। ओके, सो 1 के बाद हम लिखेंगे 2। इसको अलग पेन से लिख लेते हैं सो दैट आप लोगों को वेरी क्लियर दिखाई दे। कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से समझना है, बीच में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, कुछ और बात नहीं करनी है। देखिए भाई 1 2 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 के बाद 8, और 8 के बाद में 16, और 16 के बाद में 32। तो ये हमने लिख लिया बाइनरी में, ठीक है। बाइनरी में क्या चलता है? 2 का चक्कर चलता है। तो जो 2 का चक्कर हमने लिख लिया, अब 2 के चक्कर के नीचे हम मामला लिखेंगे अपना जो भी है, ठीक है। संख्या लिखेंगे। संख्या क्या है भाई? लेफ्ट से लिखना शुरू करेंगे 1, उसके बाद में क्या है 0, उसके बाद में क्या है 0, उसके बाद में क्या है 1, उसके बाद में क्या है 1। ये जो संख्या है इसको
लेफ्ट से लिखना शुरू करेंगे। और ये भी जो हमने 1 2 4 8 16 32 लिखा है ना, ये भी लेफ्ट से ही लिखा है ना। ऐसे ही लिख देंगे इसको भी, इस एक एक के नीचे लिख दिया। ठीक है, अब देखो पहला स्विच बताओ, ये वाला जो स्विच है ये ऑन है कि ऑफ है? जल्दी से बताओ, ऑन है कि ऑफ है? ऑन है। ठीक है, हम्म, ऑन है तो ऑन के लिए क्या लिख देंगे भाई साहब, इसको एक लिख लेंगे। ऑन के लिए हमने एक लिख लिया, यानी कि इसको ले लिया। अगला स्विच बताओ, ऑन है कि ऑफ है? ऑफ है ना। ऑफ है तो हम इसको नहीं लेंगे। अगला स्विच बताओ, ऑन है कि ऑफ है? ऑफ है, नहीं लेंगे। अगला स्विच बताओ, ऑन है कि ऑफ है? ऑन है। ऑन है तो इसको ले लेंगे, तो 8 को ले लिया, प्लस कर देंगे भैया 8। ठीक। अगला स्विच बताओ, ऑन है कि ऑफ है? ऑन है, तो इसको भी ले लेंगे 16। जोड़ दो भाई तीनों को, कितना हो गया? 16 और 9 25 हो गया। यही आपका आंसर है, 25। समझ गए? क्लियर? और एग्जांपल देंगे, और एग्जांपल से करते हैं। ठीक है, अब की बार बुक का दिया हुआ कोई एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, 23 बुक में दिया है, 23 बुक करवा रहा है हमसे उल्टा काम। ठीक है, हमने अभी सीधा काम किया है, बुक अभी उल्टा कराएगा। चलो इसको, बुक वाला एग्जांपल इसके बाद लेंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं पहले हम, इसी टाइप का। ठीक है, हम अपने टाइप का एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ताकि आप सब लोगों को समझ में आ जाए, और मेरे साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करेंगे अपनी नोटबुक में। ठीक है भाई, मेरे साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करेंगे अपनी नोटबुक में। तो चलिए मैं लिखना शुरू करता हूं। क्वेश्चन ये रहा, 1 0 1 0 1 1, और इसको कन्वर्ट कर दो भैया बाइनरी से डेसिमल में। बाइनरी में कितने डिजिट होते हैं भैया? 2, 0 और 1। डेसिमल में कितने होते हैं? 10। डेसिमल का मतलब होता है 10, बेस 10 होता है। तो उसमें 10 कौन कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 तक 10 हो गए ना। ठीक है, तो बस अब ये इसको बता दो आप कन्वर्ट करके, कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई? आप लोग अपने साथ करिए, मैं अपने इधर करता हूँ। ठीक है, चलो 30 सेकंड का समय दिया, जल्दी से बता दो नहीं तो सोल्व करेंगे। कुछ लोगों ने जवाब दिया है, खन्ना साहब ने सबसे पहले दिया है 43। तो देखते हैं खन्ना साहब का जवाब सही है कि नहीं है। चलिए आ जाइए भाई, वापस आ जाइए। तो हम अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से लिख लेते हैं। सबसे पहले 1, 1 के बाद लिखेंगे 2, 2 के बाद लिखेंगे 4, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। लिख लिया, हो गया। अब देखो भैया किसके नीचे कौन सा स्विच ऑन है, कौन सा स्विच ऑफ है, जल्दी से देखेंगे। हमने ऑर्डर हमेशा कैसे लिखना है? लेफ्ट टू राइट। तो यहां भी लेफ्ट टू राइट ऑर्डर लिखना शुरू करो। 1 1 0 1, देखो ये आ रहा 1 1 0 1 1 1 0 1, उसके बाद में फिर से 0 1। हाँ मैं कर दूंगा, तड़ाक भेज दूंगा चाबी पेट्रोल पंप पे। बंद हो गया वो। पेट्रोल पंप वाले कह रहे हैं भाई साहब आप जाओ ना तो चाबी दे देना ऑफिस की इसके नीचे से। नेटवर्क वाईफाई लेके बैठा हूँ इनके ऑफिस में। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये हमने लिख लिया 1 1 0 1 0 1। ठीक है, अब देखो पहला स्विच ऑन है कि ऑफ है? ऑन है, तो 1 लिख लिया हमने, प्लस कर देंगे। दूसरा स्विच ऑन है कि ऑफ है? ऑन है, 2 को भी ले लेंगे। तीसरा स्विच ऑन है कि ऑफ है? ऑफ है, तो इसको नहीं लेंगे। ठीक है, अगला स्विच ऑन है कि ऑफ है? ऑन है, तो +8 कर देंगे। अगला स्विच ऑन है कि ऑफ है? जल्दी बताओ जल्दी बताओ, ये स्विच ऑन है कि ऑफ है? ऑफ है,
तो इसको छोड़ देंगे। अगला स्विच ऑन है कि ऑफ है? ऑन है भाई, तो इसको ले लेंगे। ठीक है, तो प्लस कर दिया 32, और इन सबको देंगे जोड़, तो 32 और 10 42 और 1 43। समझ गए? तो 43 आ जाएगा। समझ में आया सबको? सबको समझ में आया? यू आर ग्रेट ऑन एंड ऑफ। ठीक है, चलिए भाई, सबको समझ में आया तो बहुत बढ़िया बात है, थैंक यू खन्ना साहब। और आगे बढ़ते हैं, अब इसका करेंगे रिवर्स, अब करेंगे उल्टा। ठीक है, ये भाई साहब क्वेश्चन में पूछ रहा है 23 का बताओ, अभी बता देते हैं इनको हम। अभी उल्टा प्रोसीजर सीख तो लें, यहाँ सीख लेते हैं, खाली स्पेस मिल गया, इंटेंशनली लेफ्ट ब्लैंक। आ जाओ भाई, तो बढ़िया बात है, हमारे काम आ गया आपकी इंटेंशन। ये है क्वेश्चन में 23। 23 ऐसे दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें? बाइनरी में कन्वर्ट करना है, 2 में। आज ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सीख लिया तो जिंदगी भर याद रखोगे और भूलोगे नहीं, कभी भी बाइनरी का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और कल के एग्जाम में आ गया तो भाई साहब 2 नंबर पक्के। पक्के मतलब पक्के, 100% श्योर। ठीक है, अब हमने किसको कन्वर्ट करना है? 23 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो सेम सिस्टम लगाएंगे भाई, 1 2 4 8 16 और 32। ठीक है, अब हमारी डिजिट कितनी है भाई? ये 23 है। तो 23 को कैसे ब्रेकअप कर सकते हैं इसमें? देखो, 23 के लिए हमें ब्रेकअप जोड़ तोड़ करो, 23 के लिए क्या बना सकते हैं? देखो, 23 में हम 16 ले लें, 16 और 8 कितने होते हैं? 24, ज्यादा हो गए। 16 और 7 कितने होते हैं? 23। ठीक है, तो उसमें क्या ले लेंगे हम? 16 ले लेंगे, 7 और चाहिए, तो 7 के लिए क्या करेंगे? 4 और 3 7। ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। देखो, बन गए 16 और 7 23 हो गए। अब इनके सामने देख लो भैया, जिसके सामने टिक लगा दिया वो ऑन हो गया, जिसके सामने टिक नहीं लगाया वो ऑफ हो गया। इसके सामने टिक है, ऑन है, ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, ये क्या हो गया? ऑफ हो गया। ये क्या हो गया? ऑन हो गया। यही हमारा रिजल्ट हो गया, 10 1 1 1। ठीक है, समझ में आया? तो देख लो, ऊपर वाले क्वेश्चन में इसको टिक कर देंगे। कहाँ है? 10 1 1 1, ये रहा, बी आंसर हो गया। समझ गए? समझ गए? ठीक है, अमेजिंग सर, समझ गए। एक और क्वेश्चन दे दूं? चलो, अगला आप लोग करेंगे, करिए। ठीक है, आप लोग करेंगे 31। 31 करोगे? करो, 31 करो। 31 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, जल्दी से करेंगे रे बाबा। इंतजार नहीं करना। चलो भाई, इंतजार आप लोगों ने तो कराया भी नहीं है, बड़ी जल्दी जवाब दे दिया। सबका 1 1 1 1 आ रहा है, तो मैं सबको जोड़ के देख लूं क्या? चलो, इसी में ही जोड़ के देख लेता हूँ, दोबारा लिख लूं। 1 2 4 8 16, इतना ही बतेरा मेरे ख्याल से है। तो भैया, 1 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 16 31। अरे बाप रे, ये तो सारे सारे ऑन निकले। सारे स्विच क्या है? ऑन है, तो सबके नीचे 1 1 1 1। ठीक है, 1 1 1 1। तो भैया, सबको समझ में आ गया मुझे लगता है, तो इसके लिए आप लोगों के लिए क्लैपिंग्स एंड थैंक यू। है ना, सबको समझ में आ गया तो बढ़िया बात है। चलिए, मुझे बहुत खुशी हुई। इसके लिए कहेंगे हम, मोगेम्बो खुश हुआ। ठीक, चलिए, डन। अरे बाप रे, डन ऐसे कैसे हो गया? आगे बढ़ेंगे। तो ये
यूनिट हुई खत्म यहाँ पर। और अब बचे हमारे सिर्फ पीपल इन्वायरमेंट और हायर एजुकेशन। तो पीपल इन्वायरमेंट हायर एजुकेशन अभी रिसेंटली हमने किया है। सीधे सीधे बस हम इसके क्वेश्चन करेंगे और खत्म करेंगे, ठीक है। तो अगले 15 मिनट में 10:15 बजे हमारी क्लास होगी खत्म। और बस 15 मिनट के अंदर अंदर हम समेट देंगे सारा मामला, ठीक है। कल के एग्जाम में समझ लो पेपर 1 रॉक स्टार बन के आओगे कतई, ठीक है। चलिए आ जाइए, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ाएंगे। ये देखो, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहला और दूसरा दोनों इंपॉर्टेंट है। टर्म इकोसिस्टम किसने दी? देखो, इकोसिस्टम और इकोलॉजी दोनों में अंतर को समझना और मिक्स मत कर लेना, ये बात ध्यान रखना। इकोसिस्टम, इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? लॉजी, स्टडी, ठीक है। इकोलॉजी और सिस्टम, सिस्टम माने सिस्टम, सिस्टम में बतेरे पार्ट्स होते हैं, सारे एक दूसरे से ऑर्गेनाइज रहते हैं, जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो दोनों चीजों के अंतर को समझना। इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज और कराना चाहता हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, ये चीज ये ऑलरेडी कराया था मैंने। इनमें से देखो भाई, सबसे पहले याद करने वाली जो चीजें हैं उन पे आते हैं। सबसे पहले आ जाओ 21 मार्च, सॉरी 2 फरवरी। 2 मिनट पेंसिल को लगाता हूँ चार्ज में और फिर करता हूँ बात। हाँ, देखो भाई, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट आपके लिए है वो है वेटलैंड्स डे। आप सबको ही याद है वेटलैंड्स डे 2 फरवरी। मैंने इस पे पोस्ट भी बनाई थी, आप लोगों के साथ शेयर भी की थी, तब भी कहा था वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो 2 फरवरी सबको याद रहेगा, ठीक है। 2 फरवरी के बाद 25 फरवरी, यानी कि कल 21 है, अभी आज 20 है, तो 5 दिन बाद क्या आने वाला है? सस्टेनेबल एनर्जी डे। सस्टेनेबल एनर्जी डे, भैया हम ऐसी एनर्जी यूज करें जो सस्टेनेबल हो, लंबी चले, जैसे सोलर एनर्जी, ठीक है। तो ये सोलर एनर्जी डे नहीं है लेकिन सस्टेनेबल एनर्जी डे है। तो ये बात याद रखेंगे, 25 फरवरी को है। वेरी मच इंपॉर्टेंट, दिस टेबल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट भैया, इससे एक क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस हैं, ठीक है। तो कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या कनेक्शन है, कैसे याद रखें वो बता रहा हूं मैं। 2 फरवरी आपको याद रहेगा वेटलैंड डे, 25 फरवरी याद रहेगा 5 दिन बाद सस्टेनेबल एनर्जी डे। उसके बाद ये तीनों एक साथ हैं, इकट्ठे हैं मार्च में 3 दिन। आज से ठीक 1 महीना बाद, आज 20 है, 1 महीने बाद 20 मार्च को है स्पैरो डे, चिड़िया। चिड़िया के बाद अगला दिन है फॉरेस्ट्री। चिड़िया कहाँ रहती है? फॉरेस्ट में। चिड़िया कहाँ रहती है भाई? फॉरेस्ट में रहती है। और चिड़िया को फॉरेस्ट में क्या चाहिए? पानी, ठीक है। तीनों याद रहेंगे। चिड़िया को फॉरेस्ट में क्या चाहिए? पानी चाहिए, चिड़िया रहती है फॉरेस्ट में। तो ये तीनों याद रखने हैं अगले महीने के लिए। आज 20 तारीख है, आज मैं पढ़ा रहा हूँ। 1 महीने बाद स्पैरो डे, वर्ल्ड स्पैरो डे। उसके बाद 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, याद रहेगा। उसके बाद ठीक 1 महीने बाद, यानी कि यहाँ पे हमारा वाटर डे खत्म हुआ, और वाटर डे के जस्ट 1 महीने बाद आएगा अर्थ डे, ठीक है। जस्ट 1 महीने बाद 22 अप्रैल को, मार्च के बाद अप्रैल आता है, 1 महीने बाद आएगा वर्ल्ड अर्थ डे। तो पानी, पानी कहाँ पे सबसे ज्यादा है? धरती पे, ठीक है। याद रहेगा अगला कनेक्शन। तो एक काम और भी कर सकते हैं, मैं आप लोगों को एक ट्रिक और बताता हूं। अगली ट्रिक ये है, अगली ट्रिक ये है कि आप फिलहाल तो इनको ऐसे याद कर लो जैसे मैं बता रहा हूं, और एग्जाम में जाते ही सबसे पहले जो वो पेज मिलता है ना, ABCD जिस पे उतारोगे उसी पे ये उतार देना सबसे पहले, कंफ्यूजन नहीं होगा, भूलोगे नहीं। और एग्जाम सेंटर में घुसने से जस्ट पहले ये पढ़ के चले जाना, ठीक है। ये कब पढ़ना है? एग्जाम सेंटर में घुसने से 5 मिनट पहले, जस्ट 5 मिनट पहले इस टेबल को देख के चले जाना, समझ गए। ट्रिक याद रहेगी, सबको याद रहेगा। कल एग्जाम में घुसने से पहले 5 मिनट पहले इसको पढ़ के जाना है, या जब भी एग्जाम है बस इसको देखना है, तब एग्जाम सेंटर में जाना है।
और ये मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर ऐसा करोगे तो याद रहेगा ही रहेगा, फैक्चुअल क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा। ठीक है, तो हमने कैसे याद किया, यहां तक आ गए थे। एक महीने बाद क्या था, अर्थ डे। ठीक है, फिर 25 तारीख को सस्टेनेबल एनर्जी डे के पैरेलल ही समझ लो, लेकिन 25 तारीख को 3 दिन बाद होता है मलेरिया डे। मलेरिया डे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सही बताऊं तो। ठीक है, तो छोड़ भी दोगे तो चलेगा। नो टोबैको डे ठीक है, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दोगे तो चलेगा मेरे हिसाब से। वैसे तो याद कर लेना, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है वो ये रहा, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ये है भाई साहब 5 जून, इसको रखना है ध्यान। पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। तो ज्यादातर लोगों को तो याद ही होगा कि ये कितने तारीख को है, 5 तारीख को है। और ठीक इसके 3 दिन बाद है वर्ल्ड ओशियन डे। ओशियन डे, पर्यावरण को बचाने के लिए हमें ओशियंस को भी बचाना पड़ेगा। ठीक है, पर्यावरण को बचाने के लिए ओशियंस को भी बचाना पड़ेगा। स्पैरो पानी पीने फॉरेस्ट जाती है 20 मार्च को। हाँ जाती है, ठीक है। तो चलिए, स्पैरो, फॉरेस्ट, वाटर ये सब हो गया था। अर्थ हो गया। अर्थ के बाद अर्थ पे इन्वायरमेंट की आवश्यकता है, और इन्वायरमेंट में सबसे पहले हमें ओशियंस की आवश्यकता है। ठीक है, तो 5 जून को इन्वायरमेंट डे, 8 जून को ओशियन डे। इसके बाद में डायबिटी पॉपुलेशन नेचर कंजर्वेशन डे, ये 28 जुलाई का है इम्पोर्टेंट मामला। 8 जून के बाद 28 जुलाई इंपॉर्टेंट है, नेचर कंजर्वेशन डे। ठीक है, प्रकृति संरक्षण दिवस, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। ठीक है, उसके बाद आपका है 3 अक्टूबर को वर्ल्ड नेचर डे। तो नेचर कंजर्वेशन डे और नेचर डे में अंतर देख लो। कंजर्वेशन डे आपका पहले आता है जुलाई 28 को, और नेचर डे आता है 3 अक्टूबर को। ठीक, और नेचर से ही जुड़ा हुआ है एनिमल, तो अगले ही दिन क्या आ जाता है, वर्ल्ड एनिमल डे। ठीक है भाई, याद रहेगा। 2 दिसंबर वर्ल्ड पोल्यूशन प्रिवेंशन डे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मच इंपॉर्टेंट। इनमें मान के चलो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 2 दिसंबर वाला, वर्ल्ड पोल्यूशन प्रिवेंशन डे। 14 दिसंबर एनर्जी डे, ये भी इंपॉर्टेंट है। और 29 दिसंबर बायोडाइवर्सिटी डे, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिनको मैंने टिक कर दिया, दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। बीच में हिरोशिमा, टाइगर, पॉपुलेशन, डायबिटीज ये सब छोड़ देना, कोई खास जरूरत नहीं है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी डे जरूर याद रख लेना, 29 दिसंबर। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। तो टर्म इकोसिस्टम किसने दी थी भाई, आर्थर ट्रांसले। ए, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो किधर गया अपना कीबोर्ड, ये रहा। ओके, पेन हम कुछ बढ़िया ले लें, ब्लू ले लें। ठीक है, तो आर्थर ट्रांसले। सेकंड, हु फर्स्ट यूज द टर्म एंड फर्स्ट यूज्ड एंड डिफाइंड इकोलॉजी। इकोलॉजी की बात किसने करी, 1866 इज नॉट इम्पोर्टेंट, फैक्चुअल है। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, फैक्चुअल वाली बात नहीं पूछे जाते, लेकिन टर्म किसने दी, हिकल ने दी भाई साहब, ये बात रखनी जरूरी है। तो सबका सही आंसर है हार्ट सीकल, वेरी गुड, नाइस। आगे बढ़ते हैं। हैबिटेट वाली बात छोड़ दो, बायोम। बायोम इज ए नेचुरल कम्युनिटी ऑफ। तो बायोम और बायोडाइवर्सिटी दोनों का अंतर आपको पता होना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी तो है कि भाई प्लांट्स और एनिमल्स की हमारे पास कितनी वैरायटी है, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। बायो माने लाइफ, लाइफ की डाइवर्सिटी कितनी है। ठीक है, बायोम क्या होता है, तो बायोम क्या होता है भाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स इन ए ज्योग्राफिकल एरिया। कोई एरिया दे दिया, उसमें
जैसे ये एरिया है, तो इस एरिया में कितने प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होंगे, बायोम। ठीक है, सब मिलकर के क्या बनाएंगे, बायोम। चलिए, ऑल द एनर्जी इन ए फूड चेंज ओरिजिनेट्स फ्रॉम, एक फूड चेन में एनर्जी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, सब लोगों को पता है, जल्दी से बता देंगे, नोट अ बिग डील। सन से, सूर्य से, प्लांट्स मत करके आने लगे भाई, क्योंकि प्लांट भी किससे लेते हैं, सूर्य से एनर्जी लेते हैं, समझ गए। तो कोई भी प्लांट्स नहीं करके आएगा, सूर्य करके आएगा। अगला, फूड वेब इज टू शो, फूड वेब क्या दिखाता है भाई, हाउ फीडिंग इंटर रिलेशनशिप्स आर प्रेजेंट, हाउ सेवरल फूड चेन्स आर कनेक्टेड, हु व्हाट्स इट, ये सारी बातें बता देता है, ठीक है। तो इसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात ना थी। ये बताओ 17वां, एनिमल्स विच फीड ऑन अदर एनिमल्स ओनली, इनको बोलते हैं पैरासाइट, लेकिन पैरासाइट तो ना है यहाँ पे, एनिमल्स विच फीड ऑन अदर एनिमल्स क्या बोलते हैं बताओ, ठीक है, कार्निवोर्स। चलिए, इंसान क्या है, इंसान भाई कार्निवोर्स भी है, हर्बीवोर्स भी है, ओमनीवोर्स है, दोनों को खा लेता है ना, कुछ भी नहीं छोड़ता इंसान, इंसान सब खा लेता है। तो ये आ जाओ, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कराया है, 20th बताया था ना, द ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू इकोसिस्टम्स, दो टाइप के इकोसिस्टम्स के बीच में जो एरिया होता है उस एरिया को क्या बोलते हैं, वेरी इजी। हम्म। क्या आप भी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप पेपर वन में कम स्कोर की वजह से हर बार चूक जाते हैं? तो आइए मेरे साथ जानिए वो ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज जो आपको ले जाएंगी मंजिल तक। नमस्कार, मैं हूं सूर्य प्रकाश और मैंने लगातार योग, टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट और सोशियोलॉजी में किया है नेट जेआरएफ, और वो भी तीनों बार फर्स्ट अटेम्प्ट में। और मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट्स ला सकते हैं। और आप पढ़ेंगे मेरे साथ पेपर वन की हर एक यूनिट डिटेल्स में, वो भी लाइव। और मुझे ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें। ठीक है भाई, आवाज, हेलो। इकोटोन, इकोटोन, ठीक है, हाँ सबका सही है, वेरी गुड। ये ए कौन बोल रहा है, इकोटोन, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, ये क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, ये वाला क्वेश्चन कर दो, मैच द फॉलोइंग, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, बड़े आराम से आता है, आता ही है, ऑब्वियसली आता है। तो 24th क्वेश्चन करेंगे, 24th क्वेश्चन, ट्रोपोस्फेयर में क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होती है, ओजोन लेयर, आइनोस्फेयर में क्या आते हैं, मीटियोर्स, उल्कापिंड, इनको क्या बोलते हैं भाई, उल्कापिंड, ठीक है। एग्जोस्फेयर, एग्जोस्फेयर उससे भी बाहर वाला, उसमें क्या होता है, ऑरोरा, ऑरोरा क्या होता है भाई, वो चमक 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 वाला जो चलता रहता है ना, चमकीले पदार्थ बतेरे से, समझ गए, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो ये रहा, टोटल ऑर्गेनिक मैटर इन इकोसिस्टम इज कॉल्ड, एक इकोसिस्टम में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको क्या बोलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए, जल्दी से बता दो, बायोमास, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, एवरीबॉडी इज करेक्ट। ये वाला क्वेश्चन भी कर दो फिर, मैच वाला तो जरूरी है ना। एटमॉस्फेयर में कौन सी चीजें होती हैं, बायोस्फेयर में कौन सी होती हैं, हाइड्रोस्फेयर में कौन सी होती हैं, और लिथोस्फेयर में कौन सी होती है, वेरी इजी क्वेश्चन, जल्दी से करेंगे। 34th, तो देखो, एटमॉस्फेयर में आइनर्ट गैसेस होती हैं, ठीक है, आइनर्ट गैस कौन सी होती है अपनी, जो रिएक्ट नहीं करती उनको आइनर्ट बोलते हैं, ठीक है, सबका भी, वेरी गुड, ठीक है,
हाँ तो बी का 3। बायोस्फीयर में क्या होता है, बायो से ही समझ में आ रहा है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। हाइड्रो में वाटर, भाई परला में पूछ लो। हाँ जी, कोई बैठे हूँ तो पूछ लो। तो ठीक है, बायोस्फीयर में क्या होता है भाई, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। हाइड्रो में क्या होगा, हाइड्रो नाम से ही समझ में आ रहा है, हाइड्रो माने पानी, ठीक है। एटमॉस में आइनर्ट गैसेस, तो लिथोस्फेयर बच गया, लिथोस्फेयर समझ गए, लाइट सिलिकेट्स। चलिए, एक में तो तुक्का मार ही सकते हो, 3 सोल होने के बाद चौथा तो अपने आप बचेगा, वही रहेगा। चलिए, द मोस्ट डायनामिक लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेटिक एंड वेदर कंडीशंस, जल्दी से बता दो। मोस्ट डायनामिक का मतलब है जो हमेशा मतलब बदलती रहती है, उसमें चीजें घटित होती ही रहती हैं। माने क्लाइमेट और वेदर कंडीशंस बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती हैं, इसमें कौन सी लेयर में होता है ऐसा, ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है भाई, जो नजदीक है वही तो होगा। इकोटोन, लो इकोटोन, इन एन इकोटोन द स्पीशीज विच बिकम अबंडेंट आर कॉल्ड, ऐसी इकोटोन में ऐसी स्पीशीज जो बहुत ज्यादा फैल जाती हैं, जो बहुत ज्यादा पनप जाती है, उनको क्या बोलते हैं। और ये प्रॉब्लम भी बनती है भाई, बहुत ज्यादा पनपती है तो। और देखो, नाम से ही संबंधित आंसर है इसका, इकोटोन, इकोटोन से संबंधित ही है। एज स्पीसीज, मैंने आपको इकोटोन क्या बताया था, बिल्कुल एज पे होता है, अरे की स्टोन मत करो रे बाबा। हाँ, एज पे होती है, ठीक है। दूसरी स्पीसीज उसके बाद में चालू हो जाती है, तो जो एज पे होती है तो एज स्पीसीज उनको बोलते हैं, समझ गए आप। उसके बाद में क्योंकि दूसरी स्पीसीज आनी शुरू हो जाती हैं, ये समझाया था मैंने आपको इकोटोन बताते वक्त, तो भूला मत करो भाई। ये देखो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, मेटल और उनके इफेक्ट्स, इससे क्वेश्चन बनने के 100% चांस है, 100% चांस है, ठीक है। किसी ना किसी पेपर में जरूर बनेगा। तो जल्दी से बता दो, क्रोमियम कार्सिनोजेनिक होता है क्या, जल्दी से बता दो भाई, ठीक है। आर्सेनिक डर्मेटाइटिस, और ये अपना कैडमियम, इटाई इटाई रोग, इटाई इटाई सबको पता है ना, आयरन की कमी से थैलीसीमिया, ठीक है, आयरन की कमी से थैलीसीमिया, की आयरन की एक्सेस से होता है। जल्दी, आयरन की एक्सेस से होता है कि कमी से होता है, दोनों बातें हो सकती हैं भाई साहब, जल्दी बताओ। आंसर नहीं दे रहे बाकी लोग, कहाँ गए। बताओ भाई। कहाँ गए। हाँ, डेफिशिएंसी एक्सेस, डेफिशिएंसी एक्सेस, बताओ, इतना डिस्प्यूट थोड़े से बालकों में। चलो, मैं भी नहीं बता रहा, इस डिस्प्यूट को खुद सॉल्व करो, रिसर्च करोगे तो याद रहेगा, मैं बताऊंगा तो भूल जाओगे, ठीक है। चलो, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, ठीक है, ओके। तो चलिए बताइए, इनटेक ऑफ लेड में प्राइमरी कॉज डैमेज ऑफ द लेड से, भाई साहब एक तो आपने कल पढ़ा था क्या, वो ब्रेन को बड़ा दिक्कत कर देता है ये, किसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करी थी। दूसरा, ये डायरेक्टली किसको डैमेज कर देता है, जल्दी से बताएं। चलो, मैंने आंसर ही दे दिया, हटाओ यार, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 56, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज आर एक्सट्रीमली, सॉरी एंटायरली एंथ्रोपोजेनिक इन ओरिजिन,
एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है कि आदमी ही इसको क्रिएट कर रहा है, नेचुरली प्रकृति में अपने आप से ये गैस नहीं होती। तो ऐसी कौन सी गैस है, जल्दी से बताएंगे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो आपके फ्रिज से निकलती है, एसी से निकलती है, समझ गए? हाँ, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है। प्रोक्सी प्रोक्सी एकाइल नाइट्रेट, पेन, या तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो पेन इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ, पेन किसका बाई प्रोडक्ट है? फोटोकेमिकल स्मोक, याद रख लेना। ठीक है, जिसको नहीं पता वो याद रख ले, फोटोकेमिकल स्कोप जो है स्मोक। ठीक है, ओके। ये देखो, ये मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन कल के एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस। ठीक है, 60th क्वेश्चन, जल्दी से मैच करा दो भाई। हियरिंग, हियरिंग सुनना, थोड़े से भी सुन लोगे यार, थोड़ा सा कोई बोलेगा तो भी सुन लोगे, 0 से 1 पे जाएगा तो सुन लोगे। विस्पर, हल्के से कान में बोलना, 30। ठीक है, 30 dB, ये डीबी भी याद रखना। उसके बाद इंटरफेरेंस विद स्लीप और नॉर्मल टॉक, तो नॉर्मल बातें कितने में होती हैं और इंटरफेरेंस कितने में होता है, ये जल्दी से सोच के बताओ। 2 चीजें मैंने बता दी, 2 आप बताएंगे। ठीक है, नॉर्मल टॉल होती है भाई आपकी 30 से 50, और नींद बिगड़ जाएगी 60 हो गई तो। ठीक है, कोई बात बात करता रहे तो काम चल जाएगा, और ज्यादा तेज बोलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, लाउड बोलेगा तो 75 75 तक भी पहुंच जाएगा डीबी। ठीक है, तो ये बात है। मलेरिया का कई बार पूछ चुका है यार, मलेरिया पैरासिटिक इन्फेक्शन है। ठीक है, बात खत्म। तो मलेरिया हो गया पुराना। पीएच लेवल आप सब लोगों को पता ही है, पीएच लेवल 7 होता है आपका, न्यूट्रल, सबको पता है। एल्कलीन, एल्कलीन कौन सा होगा? 7 से ज्यादा, यानी कि 8। तो एसिडिक, मॉडरेट एसिडिक हो जाएगा 5, और बहुत ज्यादा एसिडिक इंजूरियस कौन सा हो जाएगा? 4। याद रहेगा? तो ये तो सबको पता ही है ना, 7 बीच में होता है। इधर जो है कम वाले हो जाएंगे एसिडिक, और ज्यादा वाले हो जाएंगे बेसिक। ठीक, ओके। ये वाला और कर दो भाई, 73rd है 73rd, जल्दी से बताएंगे डिजीज और उसका कारण। 73rd क्वेश्चन, ये बिल्कुल सीधे सीधे मिले हुए हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, क्लोरीन ज्यादा हो जाएगा तो भैया घुटनों में दिक्कत होगी, हड्डियों में दिक्कत होगी, ये सब होगा। ठीक है, ल्यूकीमिया, SR90, स्ट्रोंटियम है कि क्या है ये, SR मेरे को भी नहीं पता। लंग कैंसर, बेंजोपायरिन, कैंसर वेंसर में तो ये बेंजीन वाला काम बतेरा रहता है। ठीक है, ये बातें हैं, चलिए समझ गए। ये कौन सा क्वेश्चन था भाई, ये कर लेते हैं। 77, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग टिपिकल कंपोजिशन ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट इज इनकरेक्ट। अभी तो जो है इसको छोड़ देते हैं, चेंज हो गया ना मामला थोड़ा सा। वैसे कर दो, हो सकते हो तो बताओ जल्दी से, छोड़ ही दो हॉस्पिटल वेस्ट वाला, अभी तो क्या है। ये कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैज द पोटेंशियल ऑफ पोल्यूटिंग अर्थ टू द डेंजरस लेवल्स ऑफ टॉक्सिसिटी इफ नॉट हैंडल प्रॉपरली। भाई साहब, कौन सा जो है कतई जहर फैला देगा पूरी धरती पे, तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है, कौन सा प्रोडक्ट है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। गलती से अगर रशिया ने यूक्रेन वार में यूज कर लिया तो भाई तहलका मच जाएगा, खत्म नहीं होने की ये चीज। तो ये होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, भाई आपकी बीओडी, याद रख लेना। ठीक है, बीओडी का फुल फॉर्म। ओके, आगे बढ़ेंगे। कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स, ज्यादातर फ्यूल्स जब जलते हैं तो वो क्या रिलीज करते हैं? CO2 करते हैं, NO2 करते हैं, O2 करते हैं, SO2 करते हैं, ABCD, जल्दी से जवाब देंगे, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे फिर। CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े हैं सब। हाँ, आदमी भी चलता फिरता कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े है, अब ये मत करना नीचे से भी छोड़े है, नाक पे छोड़े है बस। आगे बढ़ते हैं भाई। ओके, 133rd क्वेश्चन करेंगे।
Which of the following organisms is the main indicator of sulfur dioxide SO2 pollution का कौन सा इंडिकेटर है इनमें से? 133वां क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। लाइकेंस। लाइकेंस जहां पे ग्रो ग्रो ज्यादा हो जाए, यानी कि वो आपकी लाइकेंस जो होती हैं ज्यादा ग्रो कर जाए, तो SO2 क्या है, बहुत ज्यादा है वहां पर। बात समझ आई? तो ये बहुत इजी है, 152। ठीक है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए कौन सा एक्ट कब आया कैसे रहा। ठीक है, तो ये सीधे सीधे ही हैं, 1 2 3 4। 1974 में वाटर पोल्यूशन कंट्रोल, एयर कंट्रोल 81 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 72 में, इन्वायरमेंट 86 में। ठीक है, बस खत्म, ये यूनिट खत्म। ये क्या था भाई? अच्छा, ये देखो कॉल की वैरायटी और उसका परसेंटेज, हालांकि इससे क्वेश्चन पूछा नहीं है, बट आप लोगों को पता होना चाहिए कि कॉल की वैरायटी, इसका क्वेश्चन हमेशा आ ही जाता है, किसी ना किसी एग्जाम में आ जाता है। यूजीसी में ना आए तो कहीं और आ जाएगा। ठीक है, तो जनरल नॉलेज के लिए आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए। सीधे सीधे मैच कर रखे हैं। पीट 50 से 60%, लिग्नाइट 70, बिटुमिनस अच्छा परसेंटेज होता है, अच्छा माना जाता है 80, एंथ्रासाइट तो बिल्कुल टॉप होता है भाई साहब। ठीक है, तो बस ये बातें हो गई। इनमें से तो कुछ भी पूछ लेता है, तो हम छोड़ देते हैं अभी यहाँ पे। अब आ जाएंगे हायर एजुकेशन पे। तो हायर एजुकेशन में अब जो क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कुछ, वो कर लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास एंड होगी। 10 बजकर 20 मिनट हो गए हैं, हम लगे थे 4:20 पे, 6 घंटे हो गए हैं मुझे लगातार पढ़ाते हुए आज, विदाउट एनी ब्रेक 6 आवर्स हो गए हैं। मुझे यकीन भी नहीं हो रहा कि 6 घंटे पढ़ा दिया। ठीक है, गला जरूर बैठ गया है, लेकिन चलेगा, क्योंकि आप लोगों का कल है एग्जाम और भाई बहुत जरूरी है, इसको नहीं छोड़ सकते। ठीक, धन्यवाद जी, हेड्स ऑफ। कविता जी, तो आप लोग भी तो लगे हुए हो साथ में पढ़ने के, है ना? तो हम अपना फर्ज तो निभाएंगे भाई, बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए आ जाइए। मेन गवर्निंग बॉडी एट द टर्शरी लेवल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। टर्शरी लेवल कौन सा होता है और कौन सी बॉडी इसमें काम कर रही है, तो जल्दी से बता दो। बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा आप लोगों के लिए? तो पहले आंसर का जवाब सभी का होना चाहिए सही, समझ गए? हायर एजुकेशन, यूजीसी। ठीक है, ओके। तो यूजीसी को बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कब इस्टेब्लिश किया गया, तो वो है 1956। अगर विदाउट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बोल दे तो 1953। बात समझ आई? वेरी गुड। चौथा क्वेश्चन बता दो भाई जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेगुलेटर ऑफ हायर एजुकेशन? अरे बाप रे, बार बार घुमा घुमा के पूछ रहा है, क्या चाह रहा है? ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं, कोई बात नहीं। चीयर स्टैंड फॉर, चीयर किसके लिए स्टैंड करता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, जल्दी से बता दीजिए। चिल्ड्रन एनरिचमेंट एजुकेशन थ्रू रेडियो। ठीक है, तो ए आएगा। ये क्वेश्चन भी हमने किया था, यूजीसी का कौन सा एक्ट प्रोवाइड करता है प्रमोशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग, एग्जाम एंड रिसर्च? जल्दी से बताएं। 17th क्वेश्चन, वेरी इजी कराया था, सेक्शन 12। ठीक है भाई, सेक्शन 12 ऑफ द यूजीसी एक्ट प्रोवाइड्स फॉर दिस, और उसमें भी 12B जहां आ जाए तो समझ जाना। ठीक है। एनकेसी, नेशनल नॉलेज कमीशन, किसने हेड किया था भाई नेशनल नॉलेज कमीशन को? कमीशन से क्वेश्चन पूछता रहा है, अब की बार पूछे ना पूछे पता नहीं। सैम पित्रोदा ने किया था। ठीक है, तो कमीशंस कौन सी किसके अंडर थी उससे क्वेश्चन आ जाता है। जैसे ये रहा, फर्स्ट पॉलिसी मेजर रिगार्डिंग हायर एजुकेशन कौन सी कमेटी ने लिया भाई, तो वो बता दो। हायर एजुकेशन के लिए पहली बार किसने कदम उठाया, तो वो था अपना वुड्स डिस्पैच। ठीक है, आई थिंक इट इज 1994, नहीं सॉरी 44। ठीक है, तो अगला है प्रीकर्सर ऑफ 10+2+3,
तो ये जो सिस्टम है अपना 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन वाला, इससे पहले कौन सा प्रीकर्सर, इससे पहले कौन सी स्कीम चल रही थी, किसकी बताई हुई कमीशन की रिकमेंडेशन चल रही थी इससे पहले, ये स्कीम आने से पहले क्या चल रहा था? ठीक है, तो वो चल रहा था सैडलर कमीशन। तो ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, जल्दी से इसको खत्म करेंगे। फिर ये जो अपना 10+2+3 स्ट्रक्चर था, ये 1972 में किसने दिया था, किसने ऐड किया था इसको, जल्दी से बताएंगे। डीपी पीडी शुक्ला, शुक्ला साहब ने ही किया था इसको। ठीक है, 72 में शुक्ला, पीडी शुक्ला, तो याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन, जिन्होंने याद कर लिया अच्छी बात है, नहीं किए तो भैया अब तो कुछ हो नहीं सकता है इनमें। ठीक है, तो अगला है नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन यूजीसी, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये जवाब दो भाई, 61। दो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सेंटर की तरफ से यूजीसी में। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये देखो ऐसे करता रहता है। यशपाल कमेटी 1993 में रिपोर्ट थी, क्या बोली भाई, आईसीटी बोलने लगा, तो अब कहाँ आज के टाइम पे, उस टाइम पे आईसीटी की बात कहाँ से आ गई? तो लर्निंग विदाउट बर्डन की बात थी वहां पे। ठीक है, तो 60th क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन जैसे ये रहा, ये इंपॉर्टेंट है। 81 मैच करना है। एनसीआरआई, नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट्स, ये किधर है, कौन सी जगह पे है? आईसीपीआर किधर है? आईसीपीआर तो मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ, आप लोग भी जानते ही होंगे। ठीक है, तो जल्दी से आईसीपीआर का ही बता दो, और कुछ नहीं तो, नजदीक है भाई, दिल्ली में। ठीक है, आईसीपीआर अपना दिल्ली में, फिलोसॉफिकल इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च कहाँ पे है? दिल्ली प्रदेश में है। बाकियों का बता दो जल्दी से। रूरल इंस्टीट्यूट्स वाला कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक है, और आपका ये जो है हिस्टोरिकल रिसर्च, बेंगलोर में। और आपका जो है अब क्या रह गया, ये बचा एडवांस स्टडी। तो एडवांस भैया, शिमला के बच्चे बड़े एडवांस होते हैं, हिमाचल के बच्चे बड़े एडवांस होते हैं, तो ये आ जाएगा। ठीक है, समझ आई? वेरी गुड। चलिए, याद रखेंगे। तो एडवांस स्टडीज वाला याद रहेगा। एडवांस स्टडी कहाँ है? एडवांस के लोग, एडवांस कहाँ के लोग हैं भाई? शिमला के लोग एडवांस हैं भाई, ठंडे इलाके में रह रहे, मौज ले रहे हैं। ठीक है, हालांकि इजी नहीं होता। केब वाली बात तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। केब, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन, कब सेटअप हुआ था भाई? बहुत पहले ही हो गया था ये तो। ठीक है, 1925 में हो गया होगा। ठीक है, तो डिस्कस ऑलरेडी कर लिया था ये क्वेश्चन। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, इग्नू 85 में। ठीक है, ये बातें तो सबको पता ही है, तो लेट अस नॉट वेस्ट आवर टाइम हियर। हाँ, ये एमएचआरडी कब इस्टेब्लिश हुआ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हालांकि एमएचआरडी अब तो एबोलिश हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आ गया है इसकी जगह पे। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आ गया है, तो ये भी आपका क्या है, 85 में ही हुआ था इस्टेब्लिश। ठीक है, इग्नू और ये एमएचआरडी एक साथ सेटअप हुआ था। तो और क्या हो सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, नेशनल नॉलेज कमीशन वाली बात पूछ सकता है। तो पीएम ऑफ इंडिया, ए हाई लेवल एडवाइजरी कमेटी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू नॉलेज सोसाइटी वाज सेट अप इन द ईयर। तो ये ऑलरेडी ऊपर भी शायद मैंने पूछ लिया है, अब फिर से भी बता दूं कि ये कौन से साल में था। ठीक है, ठीक है भाई, 2005 सबका उत्तर है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे।
ओके 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 ओके। मेटा यूनिवर्सिटी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द कंसेप्ट ऑफ मेटा यूनिवर्सिटी वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय, मेटा यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT। ठीक है, मेटा, मेटा एम, एम से याद रखेंगे, दोनों में एम हो गया तो ये हो गया। ठीक है, ओके। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अब आजकल तो ये बातें क्या ही पूछेगा, रहने दो। पूछता भी हो तो भैया याद कर लेना। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन 114, कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ठीक है, विक्रम साराभाई कहाँ पे है? ठीक है, तो चलिए ये मैं करा ही देता हूं आप लोगों को, जिसको नहीं पता हो तो वो ध्यान दे लेगा। अरे बाप रे, रबड़। ठीक है, और जल्दी से करके इस क्वेश्चन को फिर हम बढ़ेंगे आगे की ओर। तो विक्रम साराभाई आपका साउथ में है ही, तिरुवनंतपुरम। और ये सेलुलर एंड माइक्रो बायोलॉजी, ये सारे काम कहाँ हो रहे हैं भाई? हैदराबाद में हो रहे हैं। इसरो कहाँ पे है? बेंगलोर में है। और एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, बस। साइट का मतलब भी याद कर लो, 121वां। साइट का मतलब क्या है? SITE। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिर से आ गया है सामने। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। तो एज इन्होंने बोला है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। और ऐसे ही आप ये वाला भी याद कर लेंगे, इसकी वैसे बहुत ज्यादा आवश्यकता मुझे लग नहीं रही है, फिर भी कर लो भाई। लॉ इंस्टीट्यूट कहाँ है? नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट। कानून वाली बातें कहाँ पे ज्यादा हो रही हैं? ठीक है, तो जल्दी से बता दो। हैदराबाद। ठीक है, पुलिस की ट्रेनिंग भी कहाँ होती है? IPS वगैरह की? हैदराबाद। ठीक है, हाँ। एडवांस स्टडीज कहाँ हो रही है भाई? एडवांस स्टडीज अभी अभी किया था ना, एडवांस है शिमला के बच्चे। फिर उसके बाद बता, जुडिशियल एकेडमी, जुडिशियल भाई साहब भोपाल। ठीक है, कई सारी एकेडमी पकेडमी तो भोपाल में ही है। और सेविंग्स इंस्टीट्यूट नागपुर, नागपुर में होते हैं संतरे, और संतरों को बचा के रखना चाहिए। ठीक है भाई, तो नेशनल सेविंग्स इंस्टीट्यूट क्या है? नागपुर में है। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, ये तो दिल्ली में है, मेरा देखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन बड़ा इजी था। आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ पे है पता है? संजय वन है ना दिल्ली में, संजय वन के आसपास में है ये। बेरसराय से आगे निकलोगे, थोड़ा सा चलोगे फोर्टिस हॉस्पिटल की साइड तो आ जाएगा। तो चलिए भाई, अब कॉन्स्टिट्यूशन से दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं बस, उसके बाद इस यूनिट को खत्म करेंगे, आज की क्लास को भी खत्म करेंगे। ठीक है, तो फेडरल सिस्टम की बात हो रही है। फेडरल सिस्टम कौन सा होता है? तो फेडरल सिस्टम कौन सा होता है भाई? जो मस्ट हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो इंडिया एक फेडरल कंट्री है कि नहीं है, बताओ? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है कि नहीं है? यस। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, इस बात को भी याद रखेंगे। उसके बाद DPSP, DPSP वाला क्वेश्चन बहुत आया हुआ है, याद रखेंगे। 5 मिनट में क्लास खत्म हो रही है, जस्ट 5 मिनट्स। DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव बीन इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है DPSP? हमने वहां से डायरेक्ट नहीं ले लिया, लेकिन इंस्पायरेशन वहां से मिली, आयरलैंड। ठीक है, तो जो जो आयरलैंड बोल रहे हैं, हाँ बहुत बढ़िया। ये एक्चुअली कविता खन्ना जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैंने ये पहले भी कराया था आप लोगों को, कभी पता नहीं कौन सी क्लास में कराया था। DPSP के बारे में आयरलैंड से लिया बोल रहे थे, है ना? शायद वो गीता रूपपाल जी थी, तो उनको मैं कुछ गाइड कर रहा था उस समय, बता दिया था। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज इन द फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सी अमेंडमेंट से जुड़ी थी फंडामेंटल ड्यूटी? ये बहुत याद रखने वाली बात है, बेसिक क्वेश्चन है, आना चाहिए, सबको आना चाहिए।
42nd अमेंडमेंट 1976 76, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। उसके बाद भाई साहब आगे बढ़ेंगे। तो ये अंबेडकर, तो ये आंसर तो सब लोग कर ही लेंगे। फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक है भाई? 12 से 35 है, याद रखने की बात है, नॉर्मल सी बात है, सबको पता होनी चाहिए। 12 से 35 आर्टिकल जो है वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में है। ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन है 185वां 185। तो ये आर्टिकल्स को थोड़ा सा मैच करना है। यूपीएससी फाइनेंशियल कमीशन, एक्चुअली फाइनेंशियल कमीशन वाला जो क्वेश्चन है ना ये बहुत आता है। फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, बताओ ये कौन कौन से आर्टिकल हैं? इन दोनों के तो जरूर आते हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन और फाइनेंस कमीशन। तो दोनों का आंसर जल्दी से बता दीजिए। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये, ठीक है। 185th क्वेश्चन तो देख लो भाई। आर्टिकल 280 जो है ना ये फाइनेंस कमीशन वाला है, हमेशा याद रखना। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन, कभी कंफ्यूज नहीं होना, बात याद रहेगी। ओके, सेकंड आर्टिकल 324 जो है ना ये इलेक्शन कमीशन वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं ये। आर्टिकल 324 इज रिलेटेड विद इलेक्शन कमीशन। अब क्वेश्चन चाहे कैसा भी आ जाए, आपको अगर दो भी आते होंगे ना तो मैच करने में बड़ा इजी हो जाएगा। जरूरी नहीं है सेम क्वेश्चन आए, लेकिन आपको मैच करने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, 324 किससे रिलेटेड है भाई? आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से। और 315 बिल्कुल ठीक है, यूपीएससी, ठीक है। ओके, वेरी गुड। अब कुछ बचा हो तो ये कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। हु हैज द अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर ए पर्टिकुलर बिल इज मनी बिल और नॉट? किसके पास में अथॉरिटी है ये बात बताने की कि ये मनी बिल है या नहीं है? कौन डिसाइड कर सकता है? ये क्वेश्चन मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, यूपीएससी में भी पूछते हैं, हर जगह पूछते हैं, किस किस एग्जाम में पूछते हैं। ये लोकसभा का स्पीकर के पास ये अधिकार है, ठीक है भाई, याद रखेंगे, ठीक है। वेरी गुड। ये भी क्वेश्चन पॉपुलर है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट इन राज्यसभा? राज्यसभा में कौन सा बिल पहले इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता? उसको पहले लोकसभा में प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी राज्यसभा में वो आ सकता है। कहाँ, कौन सा ऐसा बिल है? तो ये बहुत ही पिछली बात से रिलेटेड सी बात है, तो समझ गए होंगे, ठीक है। हाँ, मनी बिल, ठीक है, मनी बिल। तो मनी बिल को भाई साहब राज्यसभा में पहले प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और राज्यसभा में कितने मेंबर्स को नॉमिनेट किया जा सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा? ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, 7वीं 8वीं का क्वेश्चन है, सारे बच्चों को आता होगा, आप लोगों को भी आना चाहिए, और पूछा जाएगा। 12, ठीक है, 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट राज्यसभा में। उसके बाद इलेक्शन कमीशन वाली बात खत्म हो चुकी है ना, उन्हीं से आता है ये मोस्ट इंपोर्टेंट था, ये मैंने आपको जो बोला ये वाला क्वेश्चन, ठीक। तो घुमा फिरा के जैसे भी पूछ ले जवाब दे देना है। अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में से, चलिए, कोई ईयर्स की बात कर रहा था, नीति आयोग ये सब तो नहीं पूछेगा अभी, तो ये सब छोड़ देते हैं। हाँ, यहाँ कुछ बात है, ये रहा। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज टू एजुकेशन एक्ट, कब आया? राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन से संबंधित हम एग्जाम दे रहे हैं तो बस पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कविता जी बिल्कुल सही, 2009 में आया था भाई राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है, 2009। तो इसको रखेंगे ध्यान। और ये कौन सी से कौन सी एज ग्रुप के लिए आया था? एज ग्रुप क्या है भाई? ये फ्री कंपलसरी एजुकेशन किसको मिलेगी, किसके लिए जरूरी है, ये भी बता दो। ये भी बड़ा इजी है।
6 से 14 वर्ष के बच्चों को, ठीक है। हाँ, तो सबने सही लिखा है, वेरी गुड। तो मुझे लगता है बस सब लोग नैया पार उतार ही लेंगे, कुछ बचेगा नहीं। हाँ, ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बनता है। तो आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही है। 283, ठीक है। 283 वेरी इजी क्वेश्चन। कौन कौन सा किससे रिलेटेड है, तो इनमें से भाई प्रेसिडेंट का इलेक्शन जरूर इंपॉर्टेंट बन जाता है। बाकी आओ ना आओ, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से क्वेश्चन जरूर बना लेते हैं, पता नहीं क्यों, है ना। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर होता है आर्टिकल 54, ठीक। और आपका प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होता है आर्टिकल 75, 75, ठीक। उसके बाद आपका है ये 155 गवर्नर, और प्रेसिडेंट आपका बचा 164। तो प्रेसिडेंट साहब का जरूर याद रख लेना, 164 प्रेसिडेंट, ठीक। 75 प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद गवर्नर का भी इंपॉर्टेंट है, 155 गवर्नर, ठीक। और एक आर्टिकल बच गया, उसकी मुझे चीफ मिनिस्टर वाला मैंने कभी देखा नहीं है, पर पूछ ले तो 54 हमने करा ही दिया, सीएम, ठीक। तो पहले सीएम, फिर पीएम, उसके बाद अपने गवर्नर, बाद में प्रेसिडेंट। सही बात, डन हो गया। आया था लास्ट ईयर ये क्वेश्चन, आया था, हाँ बिल्कुल आया होगा, मैं बता रहा हूं ना, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। और ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, फॉर इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज अमंग वुमेन, महिलाओं के बीच एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी बराबर हो, इसके लिए कौन सा प्रोविजन है, कौन सा आर्टिकल है? 296, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर्टिकल 45 करा चुके हैं ना क्लास में, ये आर्टिकल 45, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये थी आपकी यूनिट, और ये था आपका जो है रिवीजन, और सारी चीजें हमने करवा दी हैं। बाइनरी सोचा था करवाने का, करा दिया, बाकी चीजें सोची थी कराने की, करा दी। क्लास कहाँ है हमारी, ये रही। तो ठीक है भाई, आज की क्लास में मामला इतना ही। अब सब लोग बस आराम से पेपर देंगे, एंजॉय करेंगे और कॉन्फिडेंस में रहेंगे, ठीक। और ये जो कितने घंटे की क्लास होगी, 6-7 घंटे हो गए, ठीक है। तो 7 घंटे की क्लास है कि कितने दिन की है पता नहीं, महा मैराथन हो गया है ये। तो बस इसीलिए है 4:20 से, और 10:20 हो गया, 6 घंटे और 6.5 घंटे हो गए, ठीक है। तो 7 घंटे ही मान लो, गला बैठ गया है मेरा। ठीक है, तो बस रॉक करना है सबने, कॉन्फिडेंस फुल रखना है। ऑल द बेस्ट टू योगा वाले स्टूडेंट्स, या कल जिनका भी पेपर है, उसके बाद में भी जिनका है, सबको ऑल द बेस्ट। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, आप लोग सिलेक्शन पाए, अच्छा नेट करें, जेआरएफ करें, सब कुछ करें, ठीक है। और भाई साहब, नेट हो जाए तो जेआरएफ के लिए हमारे साथ आगे जुड़ जाना। और बस बाकी तो क्या ही बोलना है, पढ़ाने का तरीका आप लोगों ने देख ही लिया है। सो बस अपने आप को मैं एक ही चीज बोलूंगा कि एग्जाम टाइम से 10-15 मिनट पहले जो ब्रेक होता है, उसका आपने मोस्ट एफिशिएंटली आपने उस टाइम को यूटिलाइज करना है। उस आधे घंटे को, आधा घंटा जो आपको मिलेगा, उसके एक एक मिनट को आपने एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है। कुछ मिनट्स, 5-7 मिनट मैंने जो बताया वो लिखने में करना है। कुछ डेट्स, फैक्ट्स आप जो याद करके ले जाएंगे वो आपने सबसे पहले लिखने हैं, ABCD लिखना है उल्टा सीधा। और 10 मिनट आपने मेडिटेशन करना है। शांत, मेडिटेशन का मतलब है शांत बैठना है, कोई विचार नहीं लेके आना, कुछ नहीं सोचना, नथिंग, राइट। जस्ट एग्जाम शुरू करने से पहले वाले 15 मिनट कुछ नहीं सोचना, उससे पहले वाले 15 मिनट में वो पेपर पे लिखना। और उसके अलावा आप अपने माता पिता को धन्यवाद करिए, गुरुजनों को धन्यवाद करिए, सबके चरणों में प्रणाम कीजिए, आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, ठीक है। और शांत बैठिए, लोगों से बात मत करिए। आई पर्सनली रिक्वेस्ट
कि आपके अगल बगल कोई बैठा हो XYZ व्यक्ति, किसी से कोई इंटरेक्शन मत करो। आपका एग्जाम हो जाए, बाहर कितनी बातें करते हुए निकलना, कोई टेंशन नहीं है। एग्जाम से पहले अपना माइंड सेट बिल्कुल चेंज मत करना, फोकस, फुल फोकस ऑन योर सेल्फ, और ट्रस्ट करना अपनी मेहनत में, मेरी मेहनत में, और अपने एफर्ट्स में। जितने दिन से भी आप लगे हो, जितनी भी तैयारी आपने करी है, बिलीव इन योर सेल्फ, सोचना कि आई एम द बेस्ट और मुझे सब कुछ आता है, ठीक है। दिस एटीट्यूड शुड बी देयर। आपको सब कुछ आता है, रियली यू आर अ जेम, आपको सब कुछ आता ही है, आई बिलीव इन यू, ठीक है। सो लेट अस सम अप द क्लास विद शांति पाठ। और एडमिट कार्ड लेके जाना, अपना सारी चीजें लेके जाना, तैयारी रखना, टाइम से पहले जाना, 1 घंटा 2 घंटा पहले जाना, ठीक है। और जो क्वेश्चन आए क्लास के बाद, मतलब एग्जाम के बाद, क्वेश्चंस को दिमाग में थोड़ा रखना, मुझे बता देना, मैसेज कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देना ये क्वेश्चन आए थे, या ऑडियो मैसेज भेज देना, टाइप करने का समय ना हो, ऑडियो मैसेज आप मुझे पर्सनली भेज देना, ठीक है। जो अपना नंबर है ना 9650 ऑफिशियल, उस पे, तो ठीक है। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्ति, औषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सभी को सादर प्रणाम। ओम। क्या आप भी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप पेपर 1 में कम स्कोर की वजह से हर बार चूक जाते हैं? तो आइए मेरे साथ जानिए वो ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज जो आपको ले जाएंगी मंजिल तक। नमस्कार, मैं हूं सूर्य प्रकाश और मैंने लगातार योग, टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट और सोशियोलॉजी में किया है नेट जेआरएफ, और वो भी तीनों बार फर्स्ट अटेम्प्ट में। और मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट्स ला सकते हैं। और आप पढ़ेंगे मेरे साथ पेपर 1 की हर एक यूनिट डिटेल्स में, वो भी लाइव। और मुझे ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें।